तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन गाइडर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है ये हमारी हिंदी की डेमो क्लास है जो आपके यूटेट एग्जाम में पूछी जाएंगी। जो हिंदी 30 मार्क्स की आपकी हिंदी रहेगी। तो 30 मार्क्स की हिंदी की जो हम लोग तैयारी करेंगे एकदम बेसिक लेवल से, एकदम स्टार्टिंग से हम लोग हिंदी की तैयारी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपसे रोज आपको डेली एक क्लास यहाँ पर सिलेक्शन गाइडर चैनल पर मिलेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सबसे पहले ये चीज जाननी होगी कि इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो इस क्लास में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है वर्णमाला। दोस्तों सबने वर्णमाला पढ़ी है। बेसिक में हम लोग शुरुआत से ही वर्णमाला ही पढ़ते हुए आते हैं, जिसमें हमें पता होता है कितने अक्षर हैं क्या। एक तरह से भाषा की जो स्टार्टिंग ट्रिक हो, स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो हम लोग वर्णमाला से ही सीखते हैं। बिना वर्णमाला सीखे हम लोग किसी भी भाषा को नहीं सीख सकते। आपको उर्दू सीखनी हो, हिंदी सीखनी हो, इंग्लिश सीखनी हो, जो भी सीखना होगा आपको लैंग्वेज, उसमें आपकी जो है वर्णमाला सबसे क्रूशियल रोल अदा करती है। तो हम लोग आज जो है वो वर्णमाला को पढ़ करके देखेंगे कि वर्णमाला में भी बेसिक्स आखिर है क्या। सबने आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, सबको सब कुछ आता है, पर आज कुछ नए तरीके से जानेंगे कि वर्णमाला हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला क्या है? सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाइयों, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाइयों मतलब वर्णों, उनको क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसको आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं, आ से लेकर के जो हमारे ज्ञ तक के शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला जो है वो आ से लेके ज्ञ तक। अब इसमें कितने अक्षर होते हैं, किनको स्वर कहते हैं, किनको व्यंजन कहते हैं, उनको हम लोग आगे धीरे धीरे करके इसी क्लास में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो सरल भाषा में अगर समझें तो जैसे एक माला होती है, तो माला क्या है? अनेक मोतियों से मिलकर के बनती है। तो उसी प्रकार वर्णमाला जो होगी वो भी अनेक वर्णों से मिलकर के बनेगी। तो हम लोग आज देखते हैं वर्णमाला क्या है। उदाहरण, जैसे ये आ से शुरू हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं आ। यहां से शुरू होते हुए हम लोग कहाँ तक जाते हैं वर्णमाला पढ़ते हुए? लास्ट का अक्षर होता है हमारा ज्ञ। इसके बाद भी संयुक्त वर्ण होते हैं जिनको हम लोग अभी धीरे धीरे, संयुक्त व्यंजन होते हैं जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यह सभी वर्ण जो होते हैं ये मिल करके हिंदी की वर्णमाला बनाते हैं। हिंदी वर्णमाला जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो अक्षरों का निर्माण होता है वो देवनागरी लिपि के हिसाब से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि, वर्ण और अक्षर में अंतर। अभी मैंने बोला ध्वनि, वर्ण और अक्षर, ये तीनों क्या होते हैं? ध्वनि होता है साउंड, मुख से निकलने वाली सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे हमने का बोला, तो ये का है, का है तो हम इसकी ध्वनि को सुन रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति का बोलता है तो हम उसकी ध्वनि सुनते हैं। फिर आता है वर्ण, ध्वनि का लिखित रूप। अब उसी का को जब हमने लिख दिया उसको कहते हैं हम लोग वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे आ का, ख, गा, इसी तरह करके कुल हमारे 52 वर्ण होते हैं जो हिंदी वर्णमाला में हम लोग पढ़ते हैं। वर्ण लिखा और पढ़ा जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर है, वर्णों को क्या किया जाता है? लिखा और पढ़ा जाता है। तीसरा होता है अक्षर। तो अक्षर होता है जिस इकाई का एक साथ उच्चारण किया जाता है उसे अक्षर कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे का में कोई मात्रा लग गई उसको हमने बोला का, दूसरी मात्रा लग गई अगर तो इसको बोला गया की। तो ये होते हैं क्या? अक्षर। तो यहाँ का एक वर्ण है, जबकि का जो है मात्रा के साथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगर एक छोटा सा एक हम लोग देखा जाए कि ये होता क्या है, तो हम कहेंगे कि ध्वनि जो है उसको हम लोग सुनते हैं, वर्ण क्या है उसको हम लोग लिखते हैं, अक्षर क्या है जिसे हम लोग बोलते हैं। तो सुनना, लिखना, बोलना, तो ये चीजें क्या होती हैं? ध्वनि, वर्ण और अक्षर को इस रूप से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। अब आता है वर्णमाला के मुख्य दो भाग होते हैं। तो हमारी वर्णमाला को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा क्या होता है? व्यंजन। स्वर होगा और दूसरा क्या होगा? व्यंजन। ठीक है। तो स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जा सकता है उसे कहते हैं स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण, उदाहरण के लिए जैसे आ आपको बोलना है तो इसके साथ आपको कोई भी वर्ण जोड़ने की आवश्यकता नहीं। आ को आप स्वतः अपने मुंह से उच्चारण कर सकते हैं। आपको आ बोलना है, इसे भी आप स्वतः अपने मुंह से उच्चारण कर सकते हैं। इसी प्रकार ई, ये सारे जो जितने भी वर्ण हैं इनको हम लोग स्वतः ही उच्चारण कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर पूछा जाए स्वर कितने होते हैं, तो ये हमने सारे स्वर यहाँ लिख दिए, आ, ई,
ई उ ऊ री ए ओ औ अंग आहा। तो ये स्वर क्यों कहलाते हैं? जब हम आ बोलते हैं तो किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। इसी प्रकार आ, ई, उ आदि भी स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें स्वर कहा जाता है। तो अगर आप अब लोग सोचें कि स्वर कितने होते हैं, तो ज्यादातर हम देखते हैं कि 11 मूल स्वर स्वीकार किए जाते हैं, प्लस ये जो दो होते हैं अंग और आहा, इनके हम लोग दो अलग अलग, इनको हम लोग एक अलग भाग में विभाजित कर देते हैं जिसे कहते हैं अयोग वाह। क्या कहते हैं? अयोग वाह। तो अंग और आहा क्या है? हमारे अयोग वाह है। और बाकी आ से लेकर के ये हम लोग औ तक के जो भी स्वर होते हैं, इनको ये हम लोग 11 मूल स्वर मानते हैं। ये हो गए आ ई उ री ए ओ औ। इसमें अंग और आहा जो है, इसे हम लोग अयोवाह में रखते हैं। इसमें रखते हैं अयोग वाह में। तो उम्मीद है चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो हमने बताया व्यंजन जो होते हैं दो भागों में बांटे जाते हैं, स्वर और वर्ण जो होते हैं दो भागों में बांटे जाते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो होते हैं जिन्हें बिना किसी वर्णों की सहायता के हम लोग उच्चारण कर सकते हैं, उसे कहते हैं स्वर। लेकिन जो व्यंजन होता है उसके लिए हमें अन्य किसी न किसी वर्ण की सहायता हो की आवश्यकता पड़ेगी उसको उच्चारण करने में। तो आगे देखते हैं स्वर के प्रकार। अब पहले हम लोग स्वर के प्रकार पढ़ लेते हैं। स्वर होते हैं दो प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तीसरा एक और होता है प्लुत स्वर, जिसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। तो ज्यादातर हम लोग क्या पढ़ते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे कि आप लोग ध्यान दे सकते हैं आ, ई, उ, री, जो भी हम बोलते हैं तो और उच्चारण में हमें कम समय लगता है, उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे अगर, इधर, उधर, ऋषि, ये सब क्या हो गए? ये हो गए हमारे ह्रस्व स्वर। क्या हो गए? ह्रस्व स्वर। मतलब उच्चारण में कम समय लगता है। आप इसको उच्चारण करके देखें, अगर अ, इ, उ, री, तो इनमें क्या होता है? कम समय लगता है। बोलने में हमें जब समय के हिसाब से इनका विभाजित किया जाता है तो स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ये तीन जो स्वर होते हैं हमारे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, इनको हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारे स्वर के 3 भाग हैं उच्चारण के समय के आधार पर। किस आधार पर है? उच्चारण के समय के आधार पर। उच्चारण के समय के आधार पर स्वर का विभाजन। तो इस हिसाब से हमारे स्वर जो है वो 3 भाग में विभाजित होते हैं। पहला हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, तीसरा हो गया प्लुत स्वर। अब आप देखिए, तो ह्रस्व स्वर में जो समय है वो काफी कम लगा, दीर्घ स्वर में थोड़ा ज्यादा लगेगा और प्लुत स्वर में थोड़ा और ज्यादा लगेगा। तो अगर इस तरह से हम एक सिंबल बनाने की कोशिश करें तो ह्रस्व स्वर में कम समय, दीर्घ स्वर में ज्यादा समय और प्लुत स्वर में उससे भी ज्यादा समय। तो आइए देखते हैं उच्चारण करके। तो दीर्घ स्वर जो हो गए वो कौन कौन से हो गए? बड़ा आ। अब इसको आप आ से कंपेयर करेंगे, अगर आ और आ दोनों में आप देख रहे होंगे कि अंतर जो है वो उच्चारण की अवधि में ज्यादा है। दीर्घ स्वर में जो हमें समय लग रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। किससे? ह्रस्व स्वर से। किससे ज्यादा लग रहा है? ह्रस्व स्वर से। तो आ, ई, उ, ए, ये सब क्या हो गए? हमारे दीर्घ स्वर हो गए। क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, नीचे आते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। आम, ईख, ऊन, ये सब हमारे क्या है? एक, अनेक, ओस और, ये सब हमारे हो गए दीर्घ स्वर। जैसे हमने लिखा औरत, अब हमें इसे बोलने में टाइम लगा और हमने अगर लिख दिया अमर, तो यहाँ पर आ जो हमें बोलने में है वो कम समय लगा, यानी हमें आ जो हो गया हमारा ह्रस्व स्वर हो गया, और जो औरत में अ हो गया ये हमारा कौन सा हो गया? दीर्घ स्वर। तो उच्चारण के समय के हिसाब से स्वरों को 3 भाग में बांटा गया। तीनों भाग आपको, 2 भाग मैंने क्लियर कर दिए, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। अब आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब होता है जिनमें 3 मात्राओं का समय लगता है। जैसे ज्यादा टाइम लग रहा है, हे राम, तो हे में क्या हुआ? हमें ज्यादा लंबा खींच के बोलना पड़ा, ओम, ओम। तो इनमें सब में क्या है? हमें ज्यादा समय लग रहा है। तो ये हो गया कि हमारे जो इंपॉर्टेंस इसकी थी प्लुत स्वर की, थोड़ी सी कम है। मेन जो हमारा होता है वो होता है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
प्लुत स्वर में उच्चारण में अधिक समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है, और ये हमारा थोड़ा सा यूटेट और सीटेट के लेवल के हिसाब से थोड़ा सा ये कम इंपॉर्टेंट हमारा स्वर का पार्ट है, लेकिन फिर भी हमें हर एक चीज जानते हुए चलना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आती है मात्रा। तो जब स्वर, अब मान लीजिए अब हिंदी में हमने कोई भी एक शब्द लिख दिया, जैसे हमने लिखा कार्मिक। क्या लिखा हमने? कार्मिक। तो कार्मिक में हम देख रहे हैं एक आ की मात्रा जुड़ रही है, एक छोटी ई की मात्रा है, एक रा लगा है। इसे उड़ंतु रा हम लोग एक सरल भाषा में कह देते हैं, उड़ंतु रा। तो 3 तरीके की हमारी यहाँ भाषा लग रही, तो ये मात्राएं लग रही हैं। तो ये जो मात्रा होती है ये कहाँ से आती है? ये हमारे स्वरों की मात्रा है। और एक मात्रा हम पढ़ते हैं रा की, ये अलग से हमें देखनी पड़ेगी। तो ये ज्यादातर हमारी स्वर की मात्राएं हैं जो इसमें लगी रहती हैं। तो जब स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तब उसका जो चिन्ह लगाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। उदाहरण का, की, ये सब क्या है? हमारे मात्रा। अब अगर हम एक चीज ध्यान दें कि आ की जो है वो कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन आ जो है वो हमारे हर एक व्यंजन में स्वतः ही जुड़ा रहता है। बिना आ को जोड़े हम किसी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जो हमारा व्यंजन है, वर्ण है, वो का है। अब जब इसमें हमारा आ मिल जाता है तो हमारा ये बनता है का। इसको हम उच्चारण कर सकते हैं, लिख सकते हैं, परंतु इसका उच्चारण संभव नहीं है। तो बिना किसी स्वर के उच्चारण इसका नहीं किया जाता, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। तो यानी एक चीज और ध्यान रखें, आ की कोई मात्रा नहीं होती, ये बस अक्षर में सीधा जुड़ जाता है। जैसे मैंने आपको जोड़ के दिखाया, इसको हम लोग खा में भी जोड़ के देखें अगर, तो खा, खा प्लस आ क्या हो गया? ये खा प्लस आ मिलकर बन गया खा। इस तरह से व्यंजन जो है उनका निर्माण होता है। आगे देखते हैं व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब बिना स्वर के सहायता के व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। हमने आपको बताया का प्लस आ, तब ये मिलकर के क्या बनेगा? का। अगर हमने यहाँ पे लिखा गा, गा में हम क्या जोड़ेंगे? आ जोड़ेंगे, तो ये मिलकर के बनाएगा गा। तो ये होते हैं व्यंजन जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं किया जा सकता। इनके लिए स्वर जो है वो अनिवार्य है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता। स्वर का होना व्यंजन के साथ अनिवार्य है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो व्यंजन आप जानते ही हैं, चा, टा, ता, पा, मा, ये सब क्या है? व्यंजन है। बहुत सारे व्यंजन है, धीरे धीरे हम लोग आगे देखते जाएंगे। तो ये चीज जो हमने बताई आपको, जब हम का बोलते हैं तो वास्तव में उसका उच्चारण का प्लस आ होता है, अर्थात व्यंजन अपने आप में नहीं बोले जा सकते। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि व्यंजन जो है वो अपने आप बिना मतलब स्वयं से नहीं बोले जा सकते। उदाहरण के लिए आपके सामने हमने फिर से लिख दिया, का जो है वो का और आ मिल करके बना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों का भी वर्गीकरण होता है। अब व्यंजन जो है वो कितने भाग में बांटे जा सकते हैं? 5 भागों में। अब इन 5 भागों में जो व्यंजन को बांटा गया है हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं का वर्ग। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, का, चा, टा, ता, पा। ये जितने भी वर्ग हैं, ये जितने भी वर्ग हैं, ये वर्ग का मतलब हो गया, का वर्ग का मतलब हो गया का, खा, गा, घा, अंगा। ये हो गया का वर्ग। चा वर्ग का मतलब हो गया चा, छा, जा, झा, इया। ये हो गया चा वर्ग। इसी तरह जो आपका टा से लेके अड़ा तक ये हो गया, ता से लेके ता था दा धरना ये हो गया, पापा बाबा माँ, माँ तक का ये हो गया। तो ये हो गए हमारे का, चा, टा, ता, प वर्ग। ये सारे वर्ग जो होते हैं हमारे, ये किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अब स्पर्श का मतलब क्या हो गया? स्पर्श का मतलब हो गया है कि जो हमारी जीभा है, यानी कि हमारी जो जीभ है, वो मुख के किसी ना किसी भाग से अलग अलग छुएगी, तब वो व्यंजन क्या होते हैं? बोले जाएंगे। तो पहला इसमें का, चा, टा, ता, पा। तो ये 4 वर्ग हमारे हो गए जो क्या है? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो अगर हम लोग देखें, इसमें स्पर्श व्यंजन 5 भागों में बांटे जाते हैं। का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग, चा, छा, जा, इया। टा वर्ग, टा, ठा, डा, डाढ़ा। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। तो ये हमारे जो है, ये 5 जो है हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। 5 वर्ग जो है हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए।
किसी को कोई दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वहां से आपके हर एक जो भी अगर आपके किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको एड्रेस कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया हमारा का चा टा ता पा, का चा टा ता पा, ये हमारे क्या हो गए, ये वर्ग हमारा हो गया है स्पर्श व्यंजन। कौन सा वर्ग हो गया हमारा, स्पर्श व्यंजन। इनमें कितने कितने, पांच। तो अगर कोई पूछे स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं तो हम क्या बताएंगे, 25। 25 में कौन से, का वर्ग, चा टा ता पा, ये हमारे पांच पांच इसमें होते हैं। सब में कितने हो गए, का वर्ग में 5 व्यंजन, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 और ये इतने, कुल कितने हो गए, अगर इनको टोटल देखा जाए तो ये हो गए 25। तो 25 व्यंजन हमारे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन, जिसमें जीभ जो है वो मुख के किसी भाग को स्पर्श करके जाती है। जीभ जो है वो मुख के किसी भाग को स्पर्श करके जाती है। आगे आता है अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण जो है वो स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। ये होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। आप लोग याद कर सकते हैं, या, रा, ला, वा, ये 4 हमारे कौन से हो गए। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये कई कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पेपरों में या ऐसे भी किसी ठीक ठाक पेपर में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो आपको याद रखना है अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। पहला हो गया या, रा, ला और वा, ये 4 हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन। नाम से ही क्लियर है, ऊष्म का मतलब ऊष्मा निकलनी चाहिए, मुख से आपके ऊष्मा निकलनी। शा, आप बोल के उच्चारण करके आप याद करेंगे तो सबसे आसानी से ये याद हो जाएंगे। ये भी 4 होते हैं, श, श, सा, हा। इसमें क्या होता है, मुख से गर्म वायु अधिक निकलती है। तो ऊष्मा से आप समझ गए होंगे, ऊष्मा का मतलब होता है हीट, एक तरह से कह सकते हैं एनर्जी। तो जब श, श, सा, हा आप बोलते हैं तो क्या होता है, ये 4 वर्णों को बोलने में हमारे मुख से गर्म वायु अधिक निकलती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो व्यंजन के 4 प्रकार आप लोगों ने 3 प्रकार पढ़ लिए अभी। पहला हो गया स्पर्श, पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, ये कितने हो गए, 25। दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन, ये कितने हो गए, 4। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया हमारा ऊष्म व्यंजन, ये कितने हो गए, ये भी 4 हो गए। तो हमने अभी तक कुल कितने व्यंजन पढ़ लिए, 34। कितने व्यंजन पढ़ लिए, 34, 33, 33 व्यंजन हमने यहाँ पर पढ़ लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आती है पंचमाक्षर, ये कभी कभी प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि पंचमाक्षर किसको कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी ये स्पर्श व्यंजन होंगे इनके जो लास्ट वाला होता है, लास्ट वाला अक्षर जो होता है इसको पंचमाक्षर बोलते हैं, मतलब 5वां अक्षर। पंचमाक्षर को अगर आप अलग करेंगे तो इसका मतलब हो गया 5वां अक्षर, 5वां अक्षर। तो इसको ध्यान दीजिएगा, पंचमाक्षर होते हैं ये, ड़ा, या, ड़ा, न, मा, ये हो गए पंचमाक्षर। स्पर्श व्यंजन के जो अंतिम वाले वर्ण होते हैं उनको कहते हैं पंचमाक्षर। आगे बढ़ते हैं, उच्चारण स्थान। तो ये हो गए स्पर्श व्यंजन के लिए। अब ये किसके लिए हो गए, स्पर्श व्यंजन। अब इसको हम लोग देखेंगे, स्पर्श व्यंजन के सारे पार्ट, किस भाग में जीभ किस हिस्से को छूती है। तो जब कोई वर्ण बोला जाता है तब मुख का कोई ना कोई विशेष भाग सक्रिय होता है, उसी के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। आगे देखते हैं कंठ। कंठ का मतलब क्या हो गया, कंठ से बोले जा रहे हैं। कहाँ से बोले जा रहे हैं, कंठ से। आपके मुख के भाग होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा। तो ये जो का वर्ग है किससे बोला जाता है, कंठ। तो इसको अगर आपको याद करना है आप याद कर सकते हैं, का वर्ग, का से कंठ। तो ये एक हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई का वर्ग को याद करने के लिए कि ये कहाँ से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो ये किससे बोले जाते हैं, का वर्ग के सारे वर्ण कंठ से, का, ख, ग, घ, अंगा। तो ये क्या है, इसमें जीभ देखिए कहीं नहीं छू रही है और आवाज जो है वो आपके गले के पास से आ रही है। तो इसको बोल के देखिए एक बार आप लोग उच्चारण करके, क, ख, ग, घ, अंगा। दूसरा आता है आपका तालव्य। तालव्य का मतलब तालु, मुंह के ऊपर वाला भाग जो होता है उससे क्या कहते हैं, तालु। तो तालु से जो बोले जाते हैं अक्षर उनको कहते हैं तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन ये कितने हो गए, 5। तो इनमें कौन सा आता है, इनमें आएगा चा वर्ग। चा वर्ग आ गया, ये हो गए किसमें, तालव्य व्यंजन, चा वर्ग। चा, छ, ज, झ, इया। देखिए आप चा बोलिए, चा।
तो जीभ जो होती है वो मुख के ऊपर वाले भाग पे उस पे छू जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तालव्य व्यंजन। ये सब स्पर्शी व्यंजन के भाग हैं। स्पर्शी व्यंजन 25 स्पर्शी व्यंजन हमने पढ़े थे, जिसमें से हमने 5 पढ़ लिए किससे, कंठ से, और 5 हो गए हमारे तालव्य, तालू से बोले जाने वाले। 5 किससे हो गए, तालू से बोले जाने वाले, तालू में जीभ जो है वो छू रही है। दूसरा आता है मूर्धा। मूर्धा टा, ठ, ड, ढ, ड़, ये हो गए मूर्धा से बोलने जाने वाले, मूर्धा पे जीभ जो है वो छू रही है। फिर आते हैं हमारे दंत, इसमें क्या होगा, जीभ जो है वो दांत में छुएगी, ता, थ, द, ध, न। आप इसको बोल करके चेक कर सकते हैं एक बार, ये काफी आसान सी चीज है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन इसमें हो जाता है। मेन कंफ्यूजन जो होता है वो हमारे तालव्य और मूर्धा में होता है। तो तालव्य जो होगा तालु में छुएगा, और मूर्धा जो मूर्धन्य जो होंगे वो मूर्धा में छुएगा। दंत आता है जिसमें दांत में छूता है, जीभ जो है हमारी दांत में छू जाएगी, उसको कहेंगे दंत व्यंजन। ओष्ठ होते हैं जो ओठ से बोले जाते हैं, जिसमें दोनों ओठ आपस में छुएंगे, पा, फा, बा, भा, मा। ये किससे बोले जा रहे हैं, ओठ से। दोनों ओठ आपस में छू रहे हैं, तो छूने से ही हमें समझ में आ गया कि ये किसका पार्ट है, स्पर्शी व्यंजन का। तो स्पर्शी व्यंजन अगर हम देखें तो 5 भाग में बांटे जाते हैं। पहला हो गया कंठ, दूसरा हो गया तालु, तीसरा हो गया मूर्धा, मूर्धन्य, इनको तालव्य कह सकते हैं। इन व्यंजन को कंठ व्यंजन कहते हैं। मूर्धा, और मूर्धा के बाद आ गया क्या हमारा, कंठ, तालु, मूर्धा। फिर आ गया हमारा दंत, फिर ये हमारा आ गया ओष्ठ। तो ये 5 भाग में हमारे, अगर हम इन्हें याद करना चाहें तो का से कंठ, ये हो गया का, चा वर्ग हो गया तालु से, मूर्धा से टा वर्ग हो गया, दंत से ता हो गया, और ओष्ठ से हमारा पा हो गया। तो ये स्पर्शी व्यंजन के हमारे अलग अलग उच्चारण स्थान हैं। ये मुख के जिस भाग में स्पर्श होकर के बोला जाता है उसको क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन, जिनमें कोई ना कोई भाग आपस में स्पर्श होता हो। तो स्पर्शी व्यंजन 5 प्रकार के हो गए हमारे, और ये पांचों प्रकार जो है ये का, चा, टा, ता, प वर्ग में विभाजित किए गए हैं। अब आते हैं कुछ वर्ण जैसे घोष और अघोष, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं उन्हें घोष वर्ण कहते हैं, और जिनमें नहीं करती उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अब इनके उदाहरण देखिए, जैसे गा, घ। आप इसको गहराई से बोल करके देखेंगे तो स्वर तंत्रियों में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। तो ये हो गए हमारे कौन से, ये हो गए हमारे घोष वर्ण। घोष वर्ण का मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन होना चाहिए। तो ये हो गए हमारे गा, घा, जा, झा, दा, धा। तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो का हमने लिखा, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो अगर हम देखें ध्यान से तो ये जो दूसरा और तीसरा है, गा, घा, ये हमारे कौन से हो गए, एक ये हो गया डा, ढा। फिर आ गया हमारा ता, था, ता, धा, ना। तो यहाँ पर दा और धा आ गए। ये डा और ढा का हम अभी आगे बताते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये हो गए हमारे क्या, ये हो गए हमारे अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, जिनमें क्या हो रहा है, स्वर तंत्रियों में कंपन है। ग, घ, ज, झ। तो अगर हम याद करेंगे कि हमारे जो घोष वर्ण होते हैं, कौन वाले, घोष वर्ण, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वो हमारा हर वर्ग में आ रहा है, दूसरा और ये तीसरा और चौथा। तो हमको याद ऐसे करना है कि जो ये हमारे घोष वर्ण होंगे ये कौन से होंगे, थर्ड और फोर्थ व्यंजन होंगे। हर वर्ग में थर्ड और फोर्थ व्यंजन, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, घोष। मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन होगा। थर्ड फोर्थ है गा, घा, जा, झा, दा, धा, बा, भा। ये क्या हो गए, थर्ड और फोर्थ जो वर्ण होंगे ये होंगे हमारे घोष। मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है। तो घोष का फॉर्मूला अगर हम याद करना चाहें तो 3, 4। फिर आते हैं अघोष, जिनमें स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती हैं। नहीं करती हैं तो कौन से हो गए, का, खा, चा, छा। ये हो गए हमारे एक तरह से पहला और दूसरा। तो अगर हम एक सिंपल सा लिखना चाहें, का, खा, गा, घा, अंगा। तो ये हमारे हो गए का और खा हो गए आघोष,
और गा और घा हो गए घोष। गा और घा क्या हो गए? घोष। जिनमें कंपन हो रहा है उनको घोष कहते हैं, नहीं हो रहा उनको अघोष कहते हैं। तो अगर हम इसको याद करना चाहें एक तरह से कि हमारा जो होगा वो 1 और 2 होगा हमारा क्या? आघोष। और 3 और 4 हमारा क्या होगा? घोष। ये हम लोग एक तरीके से याद कर सकते हैं। 1 और 2 होगा हमारा अघोष, 3 और 4 होगा घोष। तो अगर इनमें जो भी अक्षर पढ़ेंगे, जैसे का और खा पर हमसे पूछा गया अघोष है कि सघोष, तो हम बता सकते हैं कि ये क्या है? अघोष व्यंजन है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टा ठा ता था पा फा, ये आप लोग याद कर सकते हैं, ये भी सब क्या है? 1 और 2। तो अब आता है अल्प प्राण और महाप्राण, जिनके में प्राण का मतलब क्या हो गया? एक तरह से वायु। जिसमें कम प्राण, अल्प का मतलब होता है कम, और महा का मतलब होता है ज्यादा। अल्प प्राण कम वायु, महाप्राण ज्यादा वायु। तो अल्प प्राण जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है उसको अल्प प्राण कहते हैं, जिनमें ज्यादा निकलती है उनको महाप्राण। का, ग, च, ज, ट, इनमें क्या है? कम वायु निकल रही। वायु क्या है? कम निकल रही। अब इनको अगर हम ध्यान से देखें तो का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये वाले जो हमारे आ रहे हैं ये ऑड वाले आ रहे हैं। 1 और 3 का और गा है, तो ये हमारे हो गए क्या? अल्प प्राण। ये हो गए हमारे अल्प प्राण। 1 और 3 इसी तरह से चा वर्ग में अगर देखें, चा, छा, जा, झा, इया, चा छा जा झा इया, तो इसमें हमारा चा और जा ये दोनों क्या है? अल्प प्राण। चा और जा क्या है? अल्प प्राण। टा वर्ग में देखें, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये हमारे क्या हो गए? इसमें भी हमारा टा और ये जो डा है ये दोनों हमारे क्या हो गए? अल्प प्राण में आ गए। तो अल्प प्राण का अगर हम याद करना चाहें तो इसका हो गया 1 और 3। दूसरा आता है महाप्राण, जिनमें ज्यादा वायु निकलती है, तो उधर ऑड वाले हो गए थे, इधर क्या हो जाएंगे? इवन वाले हो जाएंगे। जैसे खा, घा। ठीक, इसको अगर हम लिख के देखें, का, खा, गा, घा, अंगा, तो इसमें गा, ये घा और खा ये दोनों हमारे क्या हो गए? महाप्राण। तो महाप्राण का अगर हम लोग ध्यान दें तो महाप्राण का जो हमारा होगा फॉर्मूला बना वो हो गया 2 और 4। अल्प प्राण का जो बना, अल्प प्राण का हमारा फॉर्मूला बना 1 और 3। तो जो ऑड वाले, ऑड नंबर आप लोग जानते हैं विषम संख्या, तो जो भी विषम संख्याओं में होंगे वो हमारे अल्प प्राण होंगे। सम संख्या पे जो होंगे वो होंगे हमारे महाप्राण। महाप्राण में वायु अधिक निकलती है। अब अगर हम इसको पीछे वाले से कंपेयर करें, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, पीछे हम लोगों ने अघोष और सघोष पढ़ा था। तो अगर हम लोग अघोष और सघोष से कंपेयर करते हैं तो आइए देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला बनता है। अघोष या घोष कह लें आप लोग, तो अघोष या घोष में क्या था? कंपन के हिसाब से विभाजन किया गया था, इसमें वायु निकलने के हिसाब से विभाजन किया गया है। तो अघोष और सघोष में अगर हम लोग देखें, पहले हम लोगों ने जो बात की थी, तो अघोष का हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया था? 1 और 2 हमारे क्या थे? अघोष थे। 1 और 2 अघोष थे, 3 और 4 हमारे क्या थे? घोष थे। तो इसको अगर हम लोग एक छोटा सा समरी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि 1 और 2 जो होगा वो अघोष होगा, जैसे का, खा। 3 और 4 जो होगा हमारा वो क्या होगा? घोष होगा। ग, घ, ये हो गए 3 और 4। अल्प प्राण हो गए हमारे, जो जैसे का और घा, इनमें कम वायु निकल रही। महाप्राण हो गए जैसे खा और का और गा होगा, खा और घा, तो ये हो गए हमारे महाप्राण। तो इस तरह से हम लोग एक याद कर सकते हैं, 1 2 3 4 1 3 2 4। तो ये हो गया हमारा क्या? अल्प व्यंजनों का विभाजन। अब देखें हम लोग, तो एक पहचान के लिए अगर कभी आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला ना याद आए जो हमने अभी बताया आप लोगों को, अल्पप्राण, महाप्राण और अल्पप्राण, महाप्राण का, तो अल्पप्राण का फॉर्मूला क्या था और महाप्राण का फॉर्मूला क्या था? अल्पप्राण का फॉर्मूला हमारा ऑड वाला था 1 3, महाप्राण का हमारा था 2 और 4। इसको हम लोग यहाँ से एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो अल्पप्राण का 1 3 और महाप्राण का 2 4। कभी कभी क्या होगा, हम लोग नहीं ध्यान दे पा रहे और कंफ्यूज हो गए, तो उसके लिए एक अच्छी सी पहचान क्या है, हाथ को मुंह के सामने रखें, तो महाप्राण वर्ण बोलते समय अधिक हवा महसूस होगी। जैसे का, खा, ख में आप देखेंगे तो ज्यादा हवा आपको मुंह से निकलती हुई दिखाई देगी। तो दिखाई क्या हो देगी? महसूस होगी। तो उनको कहते हैं हम लोग महाप्राण।
अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, उस पे। अब आता है अयोगवाह। ये ना तो पूर्ण स्वर होते हैं और ना पूर्ण व्यंजन, तो इनको क्या कहते हैं हम लोग? अयोगवाह। ये होते हैं दो, एक होगा अंग और एक होगा आह। ये अंग, संगीत, अंग, इस तरह के स्वर्णों में इनको लिखा जाता है। एक चंद्र बिंदु भी इसमें इंक्लूड करते हैं, माँ और हाँ में लिखा गया है, फिर और विसर्ग। तो ये तीन हो गए, ये विसर्ग हो गया और ये चंद्र बिंदु। जबकि अब जो है वो मानक हिंदी में इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम ही किया जाता है, ज्यादातर इसी का इस्तेमाल कर देते हैं। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यंजन मिलकर एक नया रूप बनाते हैं, दो या दो से अधिक व्यंजन मिलकर एक नया रूप बनाते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे चार होते हैं, एक ये हो गया छा, दूसरा हो गया त्रा, तीसरा हो गया ज्ञा और चौथा हो गया स्रा। तो ये जो है क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा जरूर से जरूर। ये होता क्या है, इसमें छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। जैसे शाह हो गया वो का और ये शा से बना, त्रा जो हो गया वो ता और इसमें रा से बन गया है, और ये जो ज्ञा हो गया ये बना जा और इया से, यहीं पर मिस्टेक होती है। और ये जो श्रा है ये बना किससे? शा और रा से। तो ये आप लोगों को चारों एकदम अच्छे से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में ये लगभग पूछ लिया जाता है संयुक्त व्यंजनों में। इसमें आपको क्या पूछेगा? जैसे आपको इस वाले शा की जगह ये शा दे दिया या सा दे दिया, यहाँ पे ता की जगह कुछ और दे दिया, यहाँ ज्ञा की जा की जगह कुछ और दे दिया, तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। इसको जा प्लस आ भी दे सकते हैं, लेकिन ये क्या है, गलत है। ये होगा जा प्लस इया। तो हम लोगों को इसको अच्छे से एकदम याद करके रखना है। चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, दो व्यंजनों के मिलने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। होते कितने हैं? चार। चार किस तरीके से बनते हैं यहाँ हमने आपको बता दिया। का और शा मिलके ये बनाएगा ता रा जा इया और शा और रा। ठीक। फिर आता है डा ढा। इनको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन, फ्लैप्ड व्यंजन जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? उच्छिप्त व्यंजन। डा और ढा, इनको क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। इनका उदाहरण क्या हो गया? लड़का, बढ़ना, पढ़ाई आदि। फिर आ गया, अब देखिए आप लोग, हिंदी जो है वो हमारी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। हिंदी जो है वो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह एक वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक लिपि है। जैसे बोला जाता है लगभग वैसा ही हिंदी में हम लोग लिखते हैं। ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, इसको भी आपको याद रखना है। प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर निहित रहता है, ये हमने आपको बता दिया। सभी वर्णों के ऊपर एक शिरोरेखा होती है जो कि मानक के अनुसार अलग अलग अक्षरों में अलग तरीके से खींची जाती है। इसके ऊपर ऐसे खींची जाएगी और इसके ऊपर पूरी खींची जाएगी। तो ये चीज आप लोगों को लिखते समय या लेखन में इस्तेमाल होता है, ये आपके पेपर में विशेष करके नहीं पूछा जाएगा। ये पर ये एक सामान्य जानकारी की चीज होती है कि कौन से अक्षर। अब जैसे कुछ लोग क्या लिखते हैं, भालू लिखना है तो ऐसे उठा के भालू लिख दिए, पूरी लाइन खींच दिए, जबकि ये गलत है। मानक से अगर हम लोग लिखेंगे तो भालू हम लोगों को ऐसे लिखना चाहिए कि जो ये जो ऊपर का ये गोला हुआ वाला हिस्सा है भा का, इस पे के ऊपर सिरोरेखा नहीं आएगी। तो इसी तरह से हम लोग ये जो बेसिक्स थोड़ी सी हिंदी की इनको सीखते चलेंगे आगे। तो अब और एक जो महत्वपूर्ण तथ्य हो गए यूटेट के हिसाब से आपके, वो हो गए ध्वनि। सबसे ध्वनि भाषा की जो है सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। वर्ण हो गई लिखित इकाई, अक्षर जो है उच्चारण की सबसे छोटी इकाई होती है। स्वरों को हम लोग स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं और व्यंजन को हम लोग स्वर की सहायता से बोलते हैं। तो आइए एक हम लोग पंचमा अक्षर क्या हो गए? पंचमा अक्षर ये है जो प्रत्येक वर्ग के, जो 5 वर्ग हमने पढ़े थे, उन 5 वर्गों के जो अंतिम के अक्षर होते हैं, ये कितने होंगे? 5। अंतिम के 5 अक्षरों को इनको पंचमाक्षर बोलते हैं। और अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जैसे यारा लावा। ऊष्म व्यंजन जिनमें ऊष्मा निकलती, शा शा साहा। संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजन वर्णों की सहायता से मिलते हैं, छत्रंग या स्रा। ये किससे किससे मिलके बनते हैं, ये हमने आपको बता दिया। फिर आता है अयोगवाह। अयोगवाह ये 3 होते हैं, अंग, चंद्रबिंदु और ये विसर्ग। तो ये तीनों हमारे अयोगवाह हो गए। कितने हो गए? 3। हिंदी की लिपि जो होती है वो होती है देवनागरी। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, सब आपको पता ही होगा। भाषा शिक्षण में बच्चे पहले ध्वनि, फिर अक्षर, फिर शब्द और अंत में वाक्य सीखते हैं। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है। और हिंदी भाषा शिक्षण की एक चीज और होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सुबोपली। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये हमारा जो है आज के लिए है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख के कल की क्लास में मिलते हैं।
कल जो है वो हम लोग अगला टॉपिक किसी को डिस्कस करेंगे, और सरलता से, काफी सरलता से सब सारी क्लासें हमारी चलती रहेंगी। तो आप लोग बने रहिएगा सिलेक्शन गाइडर चैनल से, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अभी नहीं किया है, और आपको ऐसी ही रोज अच्छी अच्छी क्लासें मिलती रहेंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, और अगर आपको वीडियो से कुछ भी कोई कमेंट, कोई दिक्कत होगी तो उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।